आज का टॉपिक है हमारा काइनेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है काइनेमैटिक्स। इसमें मैंने बताया था जब हम किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट रीज़न तो हम उसे नाम देते हैं काइनेमैटिक्स का, और जब हम मोशन स्टडी करते हैं विथ रीज़न, मोशन विथ रीज़न, कोई बॉडी मूव कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ी तो क्यों बढ़ी, कम हुई तो क्यों हुई, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो किसने किया, ये सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए जब भी हम पर्टिकुलर मोशन स्टडी करें डिफरेंट बॉडीज का, उसे नाम दिया जाता है काइनेटिक्स। तो जहां पर बात आती है रीजंस की, रीजंस बिहाइंड द मोशन, तो वहां पर सबसे पहले याद किया जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को। एक्चुअली न्यूटन अकेले नहीं थे जिन्होंने मोशन से रिलेटेड लॉज दिए। न्यूटन के पहले भी डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने ओपिनियंस रखे थे डिफरेंट बॉडीज के डिफरेंट मोशन से रिलेटेड। इसमें एरिस्टोटल, जिसे हिंदी में अरस्तु के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी अपने नियम दिए थे और एनसीईआरटी की बुक में इसका जिक्र भी है, बट हम लोग वहां तक नहीं जाते बिकॉज एट द एंड न्यूटन के लॉज को ही सबसे ज़्यादा जेन्यून माना गया, सबसे ज़्यादा सही माना गया, और उनके ही लॉज पर पूरा काइनेटिक्स को स्टडी किया जाता है एट प्रेजेंट, इंक्लूडिंग मैकेनिक्स। तो न्यूटन के लॉज को पढ़ना सबसे ज़्यादा सही है, बट न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले काइनेटिक्स में एंटर करने के लिए हमें जो टॉपिक जानना ज़रूरी है वो है इनर्शिया। इनर्शिया हिंदी में इसे बोला जाता है जड़त्व। इनर्शिया क्या है, और इनर्शिया की डेफिनेशन सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने दी थी। जनरली लोगों ने ये कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है कि इनर्शिया न्यूटन के लॉ के थ्रू पिक्चर में आया, बट न्यूटन के लॉज के पहले ही इनर्शिया पिक्चर में आ चुका था। इनर्शिया को सबसे पहले डिफाइन किया था गैलीलियो गैलीली ने, और उनके अकॉर्डिंग इनर्शिया एक प्रॉपर्टी कंसिडर किया गया था। हर एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो बॉडी अपनी पोजीशन, याद रखिएगा पोजीशन मतलब रेस्ट एंड मोशन दोनों इंक्लूडेड है। तो इनर्शिया अकॉर्डिंग टू गैलीलियो किसी भी बॉडी की वो इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो बॉडी अपनी पोजीशन में किसी भी टाइप के चेंज का अपोज करती है। और इसीलिए इनर्शिया दो तरीके के होते हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है और आप उसको उसकी रेस्ट पोजीशन से मोशन में लाओगे तो वो आपको अपोज करेगी। और सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड भी होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ मोशन में कोई बॉडी मूव कर रही है और आप उसकी स्पीड को कम या ज्यादा करेंगे तो वो उस चीज का अपोज करता है। जैसे एक चलती हुई ट्रेन को अगर आप रोकने की कोशिश करोगे, इसका मतलब आप उसको स्लो करने की ट्राई कर रहे हो, तो ऑब्वियस है आपको झटका लगेगा। कोई भी चीज जो मूविंग है, लाइक आपके घर में एक पंखा भी चल रहा है और उस पंखे पे आप हाथ अड़ा के उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो आपका अपोज करेगा, आपके हाथ में चोट भी लग सकती है। ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मींस कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप उसका डायरेक्शन जब चेंज करने की कोशिश करेंगे, जैसे कोई बंदा साइकिल चला रहा है और आप उसकी साइकिल के डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं और आप उसको जब टक्कर मारेंगे तो उस टक्कर से चोट आपको भी लगेगी। तो हर वो चीज जिसमें आपने किसी की पोजीशन चेंज करने की कोशिश की, रेस्ट को मूव करवाने की कोशिश की, मोशन को रेस्ट पे लाने की कोशिश की, या डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की, तो हर वो केस जहां पर आप किसी पर्टिकुलर बॉडी के पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में आपको झटका या चोट लगती है, तो आप ये जान लें ये इनर्शिया के कारण ही है। तो इनर्शिया इंटरनल प्रॉपर्टी जो किसी भी बॉडी के पर्टिकुलर पोजीशन में चेंज किए जाने का अपोज करता है। ये लॉ गैलीलियो ने दिया था और न्यूटन ने इसी लॉ को बेस बना के अपना फर्स्ट लॉ दिया।
तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इस चैप्टर की हेडिंग भी है काइनेटिक्स डैश एनएलएम, एनएलएम मीनिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद रखिएगा, यहाँ जितने भी लॉज हम पढ़ रहे हैं वो सारे लॉज न्यूटन ने ही दिए हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने ये सिंपल कहा कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी में पोजीशन में चेंज किए जाने का अपोज करता है। तो न्यूटन ने कहा बट ऐसा तो कहीं नहीं देखा जाता कि किसी ने अपोज किया और हमने उस अपोज को बिल्कुल परमिशन दे दी। हम किसी पर्टिकुलर बॉडी के किए गए अपोज, उसकी पोजीशन में होने वाले चेंज के कारण वो जो अपोज करता है, उस किए गए अपोज को भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उस बॉडी को हम उसकी पोजीशन चेंज करा के दिखा सकते हैं। और ये हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। तो न्यूटन ने कहा हर एक बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज का अपोज करती है, पर ये तब तक ही अपोज कर पाएगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। यदि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, तो वो बॉडी अपना अपोज कायम नहीं रख सकती और अपनी पोजीशन में चेंज होने देती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सिंपली ये बोला जाता है कि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगी, और अगर वो मूविंग है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से जो नई फिजिकल क्वांटिटी हमको जानने मिलती है, ये क्वांटिटी है फोर्स। तो न्यूटन ने सिंपल वर्ड्स में गैलीलियो के इनर्शिया का भी अपोज करने वाले एजेंट से हम सबको इंट्रोड्यूस किया, और वो एजेंट है फोर्स। एक इंपॉर्टेंट बात और, कि इनर्शिया को एक प्रॉपर्टी कंसिडर किया है गैलीलियो ने। क्वेश्चन ये आता है कि इनर्शिया अगर एक प्रॉपर्टी है तो ये इनर्शिया किसी बॉडी में कम किसी बॉडी में ज्यादा कैसे होता है। तो फिजिकली आप इनर्शिया को रिलेट करते हैं मास से। गैलीलियो ने इनर्शिया को बॉडी मास से रिलेट किया है। तो काइनेमैटिक्स में आपको ध्यान होगा, हमने जितनी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी अभी तक उनमें कहीं पर भी मास नहीं था। हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, देन पढ़ा वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, और इससे ज़्यादा अगर हमने उसमें कुछ पढ़ा है तो वो है टाइम। इतनी क्वांटिटीज को हमने स्टडी किया है काइनेमैटिक्स में, पर कहीं पर भी हमने मास को स्टडी नहीं किया, क्योंकि मास वहां पर एंटर होता है जहां पर हम मोशन को विद रीजन स्टडी करते हैं, मींस काइनेटिक्स में। तो काइनेटिक्स में सबसे न्यू क्वांटिटी हमारे जानने के लिए जो है वो है मास। एसआई यूनिट मास की कंसिडर की जाती है किलोग्राम, ग्राम, पाउंड वगैरह में भी मास को मेजर किया जाता है। तो इनर्शिया वो इंटरनल प्रॉपर्टी जो किसी बॉडी में किसी बॉडी की पोजीशन में किए जाने वाले चेंज का अपोज करे, और उस इनर्शिया के अगेंस्ट भी हम बॉडी की पोजीशन में चेंज कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था जो इनर्शिया के लॉ पर बेस्ड था। अब आगे बढ़ते हैं कि फोर्स क्या है। आपने फर्स्ट लॉ में फोर्स को पढ़ तो लिया, बट फोर्स की डेफिनेशन क्या है। तो फोर्स को डिफाइन किया है न्यूटन ने कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी के साइज, शेप, पोजीशन में चेंज करता है या करने की कोशिश करता है, इसे बोला जाता है फोर्स। न्यूटन ने स्टैंडर्ड यूनिट फोर्स की दी अपने ही नाम पर, वो है न्यूटन। ऐसा यूनिट न्यूटन कंसिडर की जाती है फोर्स की, और न्यूटन की एक्चुअल मीनिंग होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो इनर्शिया पर बेस्ड था। इसके बाद सेकेंड लॉ आता है, बट सेकेंड लॉ को पढ़ने और समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा पढ़ना जरूरी है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है, इसे वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ऊपर में एरो भी लगाया हुआ है। तो मोमेंटम क्या है। मोमेंटम जनरली लोग बोलते हैं कि मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बिल्कुल सही है, बट ये मोमेंटम का मेजरमेंट है। कि अगर कोई आपसे पूछे मोमेंटम को मेजर कैसे करे, तो आप बोलो कि किसी बॉडी
के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मोमेंटम पता चलेगा। बट यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मोशन और मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन। मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन मतलब मेरे पास एक छोटी सी बुलेट है और मेरे पास एक बड़ा सा पत्थर है, और बुलेट को मैंने अपने हाथों में पकड़ के आपकी तरफ थ्रो किया और इस बड़े से पत्थर को भी सेम स्पीड से थ्रो किया। बुलेट की स्पीड भी v है, पत्थर की स्पीड भी v है। अब आप मुझे बताइए कि आप यहां पर खड़े हैं, आपको कौन ज्यादा हार्म पहुंचाएगा, ये बुलेट कि ये पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा। वाजिब आंसर है, पत्थर का बड़ा टुकड़ा आपको ज्यादा हार्म पहुंचाएगा, बुलेट नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। बट फिर भी पत्थर आपको ज्यादा हार्म पहुंचा रहा है, क्यों? क्योंकि पत्थर के इस टुकड़े का मास बुलेट के मास से बहुत ज्यादा है। मैं बोल सकता हूं बुलेट ग्राम्स में होती है और मेरे हाथ में एक ईंट है जो किलोग्राम में होती है। अब अगर बुलेट को मैं अपने हाथ से एक छोटा पत्थर फेंके टाइप का आपकी तरफ थ्रो करूं और उस ईंट को भी उसी स्पीड से थ्रो करूं, तो मुझे बताइए कौन ज्यादा चोट पहुंचाएगा? सीधी सी बात है, ईंट का वो पीस आपको ज्यादा चोट पहुंचाएगा बजाय बुलेट के। तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि दोनों की स्पीड सेम है? इसका सिंपल सी मीनिंग है कि कोई मूविंग बॉडी आपकी तरफ जब आती है तो उसका आपको हार्म पहुंचाना केवल उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, उसके मास पर भी डिपेंड करता है। तो मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन मतलब कोई बॉडी आपकी तरफ मूव करते हुए अगर आ रही है तो ये बॉडी कितना मोशन कंसिस्ट करती है अपने अंदर, इस चीज को मेजर करने के लिए आपको केवल इसकी स्पीड नहीं देखनी, ये भी देखना है कि ये किस मास के साथ आपसे टकराने आ रही है। तो किसी भी बॉडी के क्वांटिटी ऑफ मोशन को अगर हमें मेजर करना है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो किसी भी बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। पहला उसका मास एंड स्पीड, क्योंकि अगर किसी बॉडी का मास है बट स्पीड नहीं है तो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकती वो। और किसी बॉडी की स्पीड है बट मास नहीं है, जैसे सबसे ज्यादा स्पीड वाले पार्टिकल कंसिडर किए जाते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स, इनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फास्टेस्ट मूविंग पार्टिकल है आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। पर इनका मास जीरो होता है, मास ऑफ फोटॉन जीरो कंसिडर किया जाता है। मूविंग फोटॉन के मास को आइंस्टीन ने जीरो कंसिडर किया, इसलिए दिन भर में कितने भी फोटॉन हमसे टकराएं, आप किसी भी लाइट में बैठे हो, आपको कुछ भी हार्म नहीं पहुंचता। इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन अकेले स्पीड और जीरो मास से भी पॉसिबल नहीं है, और मैक्सिमम मास और जीरो स्पीड से भी पॉसिबल नहीं। दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, इसलिए बीच में एंड लिखा गया है, तभी क्वांटिटी ऑफ मोशन को आप मेजर कर पाएंगे। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन को मेजर करना है, मास एंड स्पीड चाहिए, इसलिए मास के लिए स्मॉल m, एंड की मैथमेटिक्स में मीनिंग होती है मल्टीप्लाइड बाय, और स्पीड मतलब वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट बनता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, जिससे आप नाम देते हैं मोमेंटम का। तो मोमेंटम मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन जो कोई बॉडी कंसिस्ट करती है, डिपेंड करता है दो चीजों पर, पहला मास पे और दूसरा डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। तो मोमेंटम समझने के बाद आपको एक चीज और बता देता हूं मैं। मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी है, मास इनटू वेलोसिटी के थ्रू फाइंड किया जाता है। मास तो स्केलर क्वांटिटी कंसिडर किया जाता है, बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन को ही फॉलो करता है। ऐसा यूनिट अगर देखें तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, इसलिए मोमेंटम की ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। तो अगर आप मोमेंटम समझ चुके हैं तब आप आएंगे सेकेंड लॉ पर, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में
न्यूटन ने ये बताया कि फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन थी कि किसी पर फोर्स लगाओ तो पोजीशन में चेंज आएगा। सेकेंड लॉ ने ये बताया कि जो अप्लाइड फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन किसी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी है, इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम p1 था, इस पे आपने अप्लाई किया फोर्स F, देन आफ्टर डेल t सेकेंड्स इसका फाइनल मोमेंटम p2 हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा वो आएगा डेल p, p2 माइनस p1। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रेट की मीनिंग कि टोटल चेंज इन क्वांटिटी मींस टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, इसको आप बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसे हम नाम देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल p बाई डेल t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के डेल p बाई डेल t। और न्यूटन ने ऐसा यूनिट में ये कंसिडर किया है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 ली जाए। तो इस बेस पर हम बोल सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी is equal to rate of change of its momentum। ये सेकेंड लॉ की एक्चुअल डेफिनेशन है जिसे आपको ध्यान रखना है। मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और चेंज इन टाइम सेकेंड। तो इस तरीके से ये आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे कंसिडर किया गया न्यूटन। फिर से अगर हम इस डायग्राम पे गौर करें तो मैंने कहा इनिशियल मोमेंटम p1 है बॉडी का। डिटेल में इसे लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। सपोज इनिशियल वेलोसिटी वाज v1, जब इस पे फोर्स अप्लाई किया गया कैपिटल F। आफ्टर डेल t सेकेंड्स इसका मोमेंटम चेंज हो गया, इसका मोमेंटम हो गया p2, ये हो गया m इंटू v2। मैं एक चीज यहां पर आपको बता दूं, चलिए मास को भी चेंज करते हैं। इनिशियल मास वाज m1, वेलोसिटी वाज v1, फाइनली आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स मास चेंजेस बाय m2 एंड वेलोसिटी बिकम्स v2। ये है फाइनल मोमेंटम p2। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ फोर्स इज इक्वल्स टू डेल p बाय डेल t, and del p is p2 minus p1 by del t। p2 is m2 v2 minus m1 v1 by del t। Now if I consider m1 is equals to m2 is equals to m, it means I am going to consider that mass remains unchanged। फोर्स के एप्लीकेशन के बाद भी मास अनचेंज्ड था। तो उस केस में फोर्स इज इक्वल्स टू mv2 माइनस mv1 अपॉन डेल टी, और m कॉमन लेते हैं v2 माइनस v1 बाय डेल टी।
और v2 minus v1 can be written as m into del v change in velocity by del t, and we all know that del v by del t is nothing but acceleration, mass into acceleration. ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेराइव्ड एंड कंडीशनल फॉर्म है, जो कि ज्यादा पॉपुलर है एक्चुअली, कि फोर्स इज इक्वल्स टू, क्या बोलने से हर कोई बोलता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बट नहीं, फोर्स एक्चुअल में है डेल पी बाई डेल टी। बट अगर फोर्स के एप्लीकेशन के बावजूद मास में कोई चेंज ना आए, देन ओनली वी कैन गो थ्रू दिस फॉर्मूला। बट अगर मास चेंज हो जाए तो हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। तो प्लीज रिमेंबर, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए इज अ कंडीशनल फॉर्मूला। ये वैलिड तभी है जबकि मास में कोई चेंजेस ना आए फोर्स अप्लाई करने के बाद। पर अगर मास में चेंजेस आते हैं फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। इट मींस यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग फोर्स इज डेल पी बाई डेल टी, एंड कंडीशनल फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगेन, अगर वेरिएबल p फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, p मींस मोमेंटम अगर फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, तो फोर्स का एक और फॉर्मूला बनता है कि जब भी फंक्शन डिस्क्रीट वैल्यूज गिवन हो, फिक्स्ड वैल्यूज गिवन हो, तो हम डिफरेंस निकालते हैं p2 माइनस p1। पर अगर फंक्शंस गिवन हो तो हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन, तो dp बाई dt। तो फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, और डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और मास इनटू एक्सेलरेशन कब, जबकि मास अनचेंज्ड हो। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। इसके बाद आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सिंपल सा लॉ है, जो लॉ कम वार्निंग ज्यादा है, कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। F12 is equals to minus of F21। इट मीन्स दो बॉडीज हैं यहाँ, बॉडी 1 एंड बॉडी 2। बॉडी 1 अगर फोर्स लगाता है बॉडी 2 पर, F अप्लाइड बाई 1 ऑन 2, तो बॉडी 2 एग्जैक्ट उतना ही फोर्स बॉडी 1 पर लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए F2 ऑन 1, तो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, इसलिए इक्वल का साइन है, और अपोजिट है इसलिए सामने में माइनस साइन है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि अगर कोई एक बॉडी दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती है, तो दूसरी बॉडी ठीक उतना ही फोर्स फर्स्ट बॉडी पर अप्लाई करेगी। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो ये न्यूटन के 3 लॉज, उनका डिटेल्ड एनालिसिस, और उसके साथ साथ इनर्शिया एंड मोमेंटम। थैंक यू।